सरकारी स्कूल के टीचर जब यह जान जाते हैं कि यह बच्चे झुग्गियों से आते हैं तो वह हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि यह सब्जी वाले, फर्नीचर बनाने वाले, लोहा लक्कड़ बेचने वालों के बच्चे हैं। ये आगे जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे, इन पर क्या ध्यान देना। मनुष्यता की सबसे क्रूर खामियों की तरफ इशारा करने वाले ये शब्द दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी स्टूडेंट विजेता राजभर के हैं। विजेता राजभर की बात सुनते ही शिक्षाविद कृष्ण कुमार की वह बात याद आई कि मास्टर होना आसान काम नहीं है। मास्टर होने के लिए बच्चे के उस माहौल को भी अपनाना पड़ता है जिस माहौल में बच्चा अपनी पूरी जिंदगी गुजारता रहता है। अफसोस, गरीब हिंदुस्तान के अधिकतर मास्टर यह काम नहीं कर पाते हैं और बच्चे बेचारे शिक्षकों से और शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि विजेता राजभर कौन है? पूछना भी चाहिए। आखिरकार वह कोई कच्ची समझ वाली कंगना रनावत जैसी अदाकारा तो नहीं है जिसे मीडिया ने अपना सारा स्पेस दे दिया हो। विजेता राजभर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर की डिग्री ली हुई एक स्टूडेंट का नाम है। दिल्ली की झुग्गियों में रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली की 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटाने का फैसला सुनाया तो उन्होंने फेसबुक पर झुग्गियों में जी रहे लोगों की व्यथा बताते हुए एक पोस्ट लिखा। विजेता राजभर की बातों को थोड़ा महसूस कीजिए। जिस किसी ने भी गरीबी में संघर्ष किया होगा उसने जरूर महसूस किया होगा कि गरीबी की वजह से कितना कुछ गंवा देना पड़ता है। कुछ दिनों में आपका पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम है और आप पूरे मन से उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तभी खबर आती है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर दिल्ली की 48,000 झुग्गियों को तोड़ा जाएगा, वो भी 3 महीने के अंदर, किसी भी कीमत पर। अगर आपका जन्म इन झुग्गियों में हुआ होता तो शायद इस खबर के बाद मेरी मनस्थिति को आप समझ पाते। बचपन से लेकर आज तक पढ़ाई के लिए कभी भी एक अलग कमरा नहीं रहा। मैंने बहुत सारे शोर में ही पढ़ाई की और आज तक, लेकिन इस खबर के बाद एक अलग ही तरीके का शोर मचा हुआ है। पूरे दिमाग में और कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे जज साहब को 48,000 सिर्फ एक आंकड़ा ही लगा होगा क्या? इन 48,000 में कितनी जिंदगियां बसती हैं, कुछ अंदाजा होगा कि नहीं? कैसे समझाया जा सकता है कि यहाँ बसने वाले लोग सबसे कम संसाधनों में अपना गुजर बसर करते हैं? ऐसे में जब गले तक प्रिविलेज में डूबे हुए लोग बड़े लोकतंत्र की दुहाई इन शोषितों को देते हैं तो उनके पास आपको बद्दुआएं देने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि इस लोकतंत्र की चमक दमक की कीमत किस खून और मेहनत से चुकाई जा रही है। सोशल मीडिया की कई सारी खामियों के बावजूद उसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसके केंद्र में अभिव्यक्तियां बसती हैं। शायद इसी का फायदा है कि चमक दमक हीरो हीरोइन, क्रिकेटर, राजनेता और एलीट ब्रांडेड लोगों की अभिव्यक्तियों से सजने वाले मीडिया के खोखले बातचीतों में ऐसी सशक्त अभिव्यक्तियां भी सामने आती हैं और मानस को झकझोर के चली जाती हैं। शायद यही वजह है कि कंगना रनावत के नशे में डूबने वाली मीडिया और भारतीय जनता के पास ऐसे सवाल भी पहुंच पा रहे हैं जिनका सिरा भारत के सबसे अहम सवालों से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा न्याय की बात करते हैं। खुद को उस जज की जगह पर रखकर सोचिए जिन्होंने 31 अगस्त को यह आदेश दिया कि दिल्ली रेलवे के 140 किलोमीटर के इर्द गिर्द बसी 48,000 झुग्गियों को हटा दिया जाए। अगर आप न्यायाधीश हैं तो खुद को निरपेक्ष मानकर इस मामले से जुड़े सभी पक्ष को जरूर सुनेंगे। जो पक्ष रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों का है, उस पक्ष का प्रतिनिधित्व के रूप में विजेता राजभर की बात को तो आपने सुन ही लिया। इसके बाद दूसरा पक्ष एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी का भी सुनिए, जिनकी शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने यह फैसला लिया। शिकायत यह थी कि रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। रेलवे का पक्ष है कि रेलवे ने 2 साल पहले ट्रैक के इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से स्पेशल टास्क फोर्स कुछ काम नहीं कर पाई। इन सब पक्ष सुनने के बाद सवाल यही है कि पूरी तरह से अगर निष्पक्ष होकर भी सोचा जाए तो आप एक जज के तौर पर क्या फैसला लेंगे? कोई कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को बचाने के लिए थोड़ा कड़ा लेकिन अच्छा फैसला लिया है। अगर झुग्गियों को हटाने का फैसला नहीं लिया जाता तब आगे जाकर बहुत सारी परेशानी आती। न्याय की यह समझ पूरी तरह से गलत है।
वजह यह है कि इसमें झुग्गियों के पक्ष को पूरी तरह से नकार कर छोड़ दिया गया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि झुग्गियां एक दिन में तो बनी नहीं होंगी। विजेता राजभर खुद यह बता रही हैं कि उनका परिवार साल 1985 के आसपास आया। झुग्गियां शहरीकरण की देन है। उद्योग धंधे यहीं पर थे। लोग गांव से यहाँ मजदूरी करने आए। मजदूरी कम थी, रहने के लिए जगह नहीं थी, लोग यहाँ बसते चले गए। कोई अगर 30 साल 40 साल एक जगह पर बस रहा है तो यह अचानक कोई घटना नहीं है। इस लंबे समय में एक पीढ़ी गुजर जाती है। एक पीढ़ी का वर्तमान और भविष्य तय हो जाता है। इस तरह ये सरकार की गलत योजनाओं की देन है कि रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द एक ऐसा समुदाय बस जाता है जिसे अचानक वहां से बाहर करना उसके साथ अन्याय करने जैसा है। अगर सरकार को बाहर ही करना है, पर्यावरण को खतरा ही है, तो इसका सबसे पहला कदम यह बनता है कि यहाँ पर लंबे समय से स्थायी तौर पर रह रहे लोगों के लिए पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाती। अगर सरकार यह करती, उसके बाद न्यायालय तक जाने का कोई तुक भी नहीं बनता और लोग झुग्गियां छोड़कर अपने आप चले जाते। आप ही बताइए कि झुग्गियों में आखिरकार कौन अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। क्योंकि विजेता राजभर खुद हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हैं, तो उनसे समझने की कोशिश की गई कि आखिरकार झुग्गियों का माहौल कैसा होता है। विजेता कहती हैं कि झुग्गियों में कोई रहना नहीं चाहता, सब मजबूरी में रहते हैं। शहरीकरण और कम मजदूरी की वजह से झुग्गियां दिन और रात काटने का एक ठीक ठाक सहारा बन जाती हैं, लेकिन तकलीफ का समंदर चलता रहता है। पानी की लंबी लंबी लाइनें लगाने से लेकर शौच के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने तक की लड़ाइयों से हर दिन जूझना पड़ता है। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसे शोरगुल के बीच में खुद के लिए एक ऐसी आदत विकसित करनी पड़ती है कि वह पन्नों में लिखे हुए शब्दों और कलम की स्याही के साथ अपनी पढ़ाई आसानी से कर पाए। झुग्गियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अक्सर गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में फेल हो जाते हैं, तो कईयों की जिंदगी में पढ़ाई के मायने क्लास 9वीं में ही जाकर खत्म हो जाते हैं। जो पढ़ने में ठीक होते हैं, यानी जिसके अंक अच्छे होते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। जो अंकों के लिहाज से हारता है वह जिंदगी भर के लिए पढ़ाई से दूर हो जाता है। ज़्यादातर लड़कों के पास फर्नीचर बाजार और लोहा मंडी में काम करने में लग जाते हैं और ज़्यादातर लड़कियां नज़दीक की फैक्ट्रियां और होटलों में काम करने लगती हैं। बहुतों का भविष्य यही होता है कि रेलवे ट्रैक के आसपास झुग्गियों में रहना तो और ज़्यादा मुश्किल है। रेल से दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। सब इस गरीब पृष्ठभूमि से निकलकर जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसलिए सबके मन में गरीबों को लेकर एक सहानुभूति रहती है। लेकिन जिंदगी हमें इतना कुछ नहीं देती कि हम अपने मन के भीतर जमे अन्याय से लड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दें। फिर भी हम लड़ते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमारा साथ दें। आपको अपनी ज़िंदगी की एक बात बताती हूँ। मैंने बहुत लंबे समय तक अपने दोस्तों को यह नहीं बताया कि मेरा घर झुग्गियों में है। जब बताया तो कईयों ने मेरे साथ दोस्ती छोड़ दी। कई मेरे पास आने से पहले ही मेरी पृष्ठभूमि जानकर दूर चले गए। गरीबी की वजह से हम लोग बहुत कुछ गंवाते हैं। हमें ज़िंदगी की गाड़ी के एक ऐसे कंपार्टमेंट में डाल दिया जाता है जहाँ के यात्रियों को पूरी दुनिया बहुत ही हेय दृष्टि से देखती है। इन सब के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा का फैसला पढ़िए और सोचिए कि क्या न्याय हुआ है। क्या अगर दूसरा पक्ष गरीब लोगों की बजाय अमीर और असुखदार लोगों का होता तो क्या जस्टिस अरुण मिश्रा यही कहते कि झुग्गियों को वहां से हटाने में राजनीतिक या किसी भी दूसरे तरह की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। झुग्गियों को 3 महीने के भीतर वहां से हटा दिया जाना चाहिए। सवाल बहुत है लेकिन जवाब कोई नहीं। शुक्रिया।